हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो आज से मेरे दोस्तों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको सिंपल ही लगा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि होता क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में मेरे दोस्तों जो ब्याज मिलता है वो केवल आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। जो आपको ब्याज चुकाना होता है वो केवल प्रिंसिपल पे चुकाना होता है, आपके मूलधन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे दोस्तों मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। देसी भाषा में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज, सूद पर भी सूद। जैसे एक हम टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, कुछ भी। कि भाई हमने कुछ पैसा उधार लिया, उस टाइम पीरियड में जो भी ब्याज लगेगा उस ब्याज को हम ऐड करके फिर नया प्रिंसिपल बना देंगे। फिर जो कुछ समय के बाद जो ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सिंपल देसी भाषा में ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। क्रमागत प्रतिशत बढ़ोतरी, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही कंपाउंड परसेंटेज चेंज है। बात खत्म। मतलब मैंने आपको परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझाया है। जिस बच्चे को वो बात समझ में आई है और उसने ढंग से पढ़ा है परसेंटेज, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों का खेल लगेगा, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। तो पहले मैं आपको फर्क दिखाता हूं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाएंगे हम। देखिएगा, सपोज ब्याज हम जो है ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। ईयरली कंपाउंड का क्या मतलब है मैं वो भी समझाऊंगा मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, हम ब्याज को क्या कर रहे हैं, ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। ईयरली कंपाउंड, ठीक है ना। ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों 10% पर एनम है। 10% वार्षिक है ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिक है। आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है। तो यहां मैं सिंपल इंटरेस्ट की कहानी लिख रहा हूं, नीचे में कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है जैसे हमने आपसे 100 रुपए उधार लिए, जैसे मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, मैंने 100 रुपए उधार लिए तो 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल के बाद क्या होगा? ब्याज की दर है 10%। सपोज प्रिंसिपल 100 रुपए, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, तो कहने का मतलब यह है कि 1 साल में 10% ब्याज लगेगा। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए होता है। 10 रुपए। तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। 1 साल के बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। भाई 1 साल बाद क्या होगा मेरे दोस्तों? ध्यान समझने की कोशिश करेगा। उसके 1 साल बाद क्या होगा? तो प्रिंसिपल तो 100 रुपए ही, आपने कितना उधार लिया था? 100 रुपए उधार लिया था। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो अगले साल भी 10 रुपए ब्याज लगेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 साल के बाद अमाउंट 120 हो जाएगा। फिर बताइए कि अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो 100 ही रुपए है, 100 रुपए की उधारी आपने ली थी, 1 साल में 10% ब्याज है, 100 साल का 10% 10 रुपए होता है, तो 10 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब आपका अमाउंट हो जाएगा 130 रुपए। यानी कि 3 साल बाद जो मिश्र धन है वो 130 रुपए है। फिर से क्या होगा समझिएगा।
अगले साल क्या होगा? अगले साल भाई प्रिंसिपल तो 100 ही रुपए, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10। यानी कि अगले साल भी 10 रुपए ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140 रुपए हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एकदम सिंपल है, हर साल। ये कहानी है मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर बराबर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदल रहे हो, ब्याज की दर अगर आप परिवर्तित नहीं कर रहे हो, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है और ब्याज भी हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 शीट होंगी, 3 शीट होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है ये बताइएगा जरा मुझे। व्हाट इज द मतलब ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वही आगे की चीजें कैच कर पाएगा। व्हाट इज द मतलब ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? सपोज मैंने प्यारे भाई आपसे 100 रुपए उधार लिए। स्टूडेंट, सपोज मेरे दोस्तों मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, 100 रुपए उधार लिए। तो आप मुझे बताओ, एक साल का 100 रुपए उधार लिए आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो एक साल में मेरे प्यारे भी कितना ब्याज लगेगा? 10%। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। यानी कि एक साल के बाद अमाउंट जो हो जाएगा वो 110 रुपए हो जाएगा। यानी कि ये आपको देखना है कि पहली साइकिल में या पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट साइकिल के दौरान सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, यहां तक कि पिक्चर में कोई फर्क नहीं होता। फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट साइकिल के दौरान सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, आपने मुझे उधार दिए 10% ब्याज की दर पे। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए ब्याज होता है, एक साल में 10 रुपए ब्याज हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अमाउंट हो जाएगा अब आपका 110 रुपए। ये एक साल के बाद अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, ये एक साल के बाद अमाउंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये एक साल के बाद अमाउंट है, या मैं इसको नाम दूंगा A1। ये एक साल के बाद अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। लेकिन जो एक साल के बाद अमाउंट है वही आपका सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि अब आपको 100 रुपए से कोई लेना देना नहीं, अब आपको जो ब्याज देना होगा वो मेरे दोस्तों 110 रुपए पे देना होगा। ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, बस यही फर्क होता है मेरे दोस्तों। भाई प्यार से सुनिएगा, मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, एक साल में आपने मुझे 100 उधार दिए, एक साल में 10% ब्याज है, अमाउंट 110 हो गया। तो 100 रुपए में आपने ब्याज ऐड कर दिया, अमाउंट हो गया 110। अब मेरी उधारी 110 रुपए है, अब जो मुझे ब्याज देना होगा वो 110 रुपए पे देना होगा, इस 100 रुपए से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि जो ब्याज होगा अगले साल, जो ब्याज होगा एक साल क्या क्या होगा मेरे दोस्तों, यानी कि अब सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है 110 रुपए, इस 110 पे आपको 10% ब्याज देना होगा। कितना? 10%। तो मेरे प्यारे भी 110 का 10% होता कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 11 रुपए होता है। होता है कि नहीं भाई? 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपए होता है। तो 110 पे 11 रुपए ब्याज लगेगा, तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 रुपए। 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपए। 11 रुपए ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 रुपए। यानी कि ये मेरे दोस्तों ये 2 साल के बाद अमाउंट है। ये मेरे प्यारे भी 2 साल के बाद अमाउंट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 2 साल के बाद अमाउंट है, समझ में आया? ये 2 साल के बाद अमाउंट है A2। बहुत कंसेप्ट है इसमें।
लेकिन मेरे प्यारे भाई ये 2 साल के बाद जो अमाउंट है ये अगले साल के लिए यानी कि थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, हमको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। समझ में आया प्यारे बच्चे? मेरी बात को सुनिएगा। यानी कि अब इस 100 या 110 से आपको कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड ईयर के बाद जो प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट है वो आपके थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। यानी कि अब आपको जो ब्याज देना है वो इस 121 रुपए पे देना है। तो तीसरे साल में क्या होगा? इस 121 रुपए पे मेरे दोस्तों आपका 10% ब्याज लगेगा। इस 121 पे आपका 10% ब्याज लगेगा। तो 121 का 10% कितना होता है नाजिर? 121 का 10% होता है 12.1, 12.1। आप बोलोगे हां जी सर। तो 121 पे 12.1 ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1। 121 में 12.1 जोड़ेंगे 133.1 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो है ये 3 साल के बाद अमाउंट है। ये 3 साल के बाद या फिर थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है। ये 3 साल के बाद मेरे दोस्तों अमाउंट है। A3 इसको बोल देता हूं मेरे प्यारे भाई। जो 3 साल के बाद अमाउंट है वही चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। तो मेरे दोस्तों ये जो 133.1 है ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। अब पीछे क्या था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ईयर का जो है मेरे दोस्तों ये प्रिंसिपल है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अब आपको इस पीछे के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका जो ब्याज देना है वो इस 133.1 रुपए पर देना है। यानी कि चौथे साल में क्या होगा प्यारे भाई? 133.1 पर इस प्रिंसिपल पर ब्याज की दर 10% है। एक साल में 10% ब्याज लगेगा। तो 133.1 का 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 13.31 रुपए, 13.31 रुपीज। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। तो 133.1 में जब 13.31 रुपए आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अभी जब ये ऐड करेंगे तो 146.41, 146.41 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये 4 साल के बाद मेरे दोस्तों अमाउंट है। ऐसी आगे कहानी चलती जाएगी। ये 4 साल के बाद अमाउंट है मेरे दोस्तों। 4 साल के बाद ये मिश्र धन है A4। लेकिन ये जो है ना यही आपका 146.41 ये क्या है? ये आगे की कहानी के लिए मेरे दोस्तों ये जो है ये 5th ईयर का प्रिंसिपल है। मतलब आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो 5वें साल के लिए मेरे प्यारे भाई ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, अच्छी तरीके से समझ में आया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टूडेंट हर साल ब्याज बढ़ता जाता। पहले साल ब्याज कितना था? 10 रुपए। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे दोस्तों पहले साल ब्याज 10 था, दूसरे साल में ब्याज 11 रुपए है, तीसरे साल में ब्याज 12.1 है, चौथे साल में ब्याज 13.31 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता। पवन चुप रहो, बिल्कुल कुछ मत बोलना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है, केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां हमने कुछ नया नहीं किया है, केवल इसी 100 रुपए को
इसी 100 रुपए को हर साल 10% से बढ़ाते गए हैं। केवल इसी 100 रुपए को हर साल 10% से बढ़ाते गए हैं, कुछ और थोड़ा ना किया है। इनिशियल प्रिंसिपल को, इनिशियल धनराशि को हर साल लगातार 10% से बढ़ाते जाना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। प्यारे बच्चे बोलो, क्या आपको यह बात समझ में आई स्टूडेंट? यस और नो कुछ तो बोलिए। अरे यस और नो कुछ तो हां बोलते चलो भाई। हां, बहुत मेहनत से मैंने आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अमाउंट एक साल के बाद है, वो जो आज का अमाउंट है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज का अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल है। जो आज का अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल है। ये फर्क है। 100 रुपए था, एक साल में 10% ब्याज लगा तो 110 हो गया अमाउंट। ये एक साल के बाद अमाउंट है तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये 2 साल के बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये 3 साल के बाद अमाउंट है ये फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है। तो आपको क्या फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया कि अगर आपने सेम धनराशि 100 रुपए अगर आपने मेरे प्यारे भाई 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिए तो कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए से 140 हो गया तो आपको ब्याज मिलेगा 40% सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपए से 140 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला? 40%। क्लियर है? लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपने अगर वही 100 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिए, 100 रुपए अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिए 10% की दर से, तो 4 साल में 100 रुपए जो हैं वो 146.41 हो जाएंगे। यानी कि 4 साल में मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए से 146.41 हो गया तो 100 रुपए पर ब्याज कितना मिला? 46.41%। 100 रुपए में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा चुकाना पड़ता है। क्यों ज्यादा चुकाना पड़ता है बच्चों? कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में 4 साल में कितना चुकाना पड़ा? 10% पर एनम के हिसाब से 40%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल में कितना चुकाना पड़ा मेरे दोस्तों? 46.41%। समझ में आया? पैसा सेम उधार लिया, बस वहां सिंपल इंटरेस्ट था, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है भाई। हर साइकिल के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट अगले साइकिल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। हर साइकिल के बाद जो अमाउंट है वो अगली साइकिल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। हर साल के बाद अमाउंट जो है वो अगली साइकिल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? फर्स्ट साइकिल के दौरान जो सिंपल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वैसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए, हां या ना, कुछ तो बोलो। क्लियर है ये बात? नोट कर लो जल्दी से। शाहनवाज कह रहे सर इनमें बेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है? शाहनवाज भाई, इंटरेस्ट तो कोई बेस्ट हो नहीं सकता, इंटरेस्ट तो शब्द ही खराब है भाई। चलेगा दोस्त मेरे प्यारे भाई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट है प्यारे भाई सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। यानी कि मेरे दोस्तों परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए थे वो सारे के सारे कंसेप्ट, हां भाई विश्वजीत थोड़ा पेशेंस रखो, वो सारे के सारे कंसेप्ट आंख बंद करके कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लगा सकते हो। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
परसेंटेज में मैंने आपको सक्सेसिव चेंज के जितने भी कंसेप्ट बताए थे वो सारे के सारे कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेंगे एज इट इज। मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के 3 तरीके बताए थे, याद है? एक तरीका मैंने आपको बताया था 100 मान के, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको फॉर्मूला मेथड से, फॉर्मूला, ठीक है ना? और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था रेशियो। किसी को याद है? चौथा तरीका मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 4 तरीके मैंने आपको बताए थे। ये सारे के सारे तरीके मेरे प्यारे भाई, सारे के सारे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है हमें, इसमें 1 पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है चारों? ओके। एक बात आप यहां पे समझ पे आ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई में अमाउंट्स जो हैं मेरे प्यारे भाई, जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है, वो क्या होते हैं? जीपी में होते हैं। अमाउंट्स जो हैं मेरे प्यारे भाई किस में होते हैं? जीपी में होते हैं, जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो अमाउंट होते हैं प्यारे भाई वो क्या होते हैं? जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं? गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं मेरे प्यारे भाई? गुणोत्तर श्रेणी ऐसी होती है जिसमें मेरे प्यारे भाई 2 संख्याओं का जो है, 2 संख्याओं का मेरे प्यारे भाई रेशियो बराबर रहे, है ना? मैं फिर से आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं मेरे प्यारे भाई, फिर से आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, यही सेम बात। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे भाई तो हो क्या रहा है, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपए उधार लिए। ध्यान समझने की कोशिश करेगा। 100 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं, कितनी दर से उधार लिए? ब्याज की दर 10% की दर, 10% पर एनम की दर से आपने उधार लिए। अगर ब्याज की दर 10% है तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर 10% का मतलब है प्रिंसिपल को 10% बढ़ाना। ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब 10% बढ़ाना है। किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो वो 110% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.1। 100 रुपए है मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1 साल के बाद मेरे प्यारे भाई जो अमाउंट हो जाएगा वो 110 रुपए हो जाएगा। 1 साल के बाद अमाउंट, जो 1 साल के बाद अमाउंट है वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। तो यानी कि अब आपका प्रिंसिपल 110 रुपए है। इस 110 रुपए को 10% और बढ़ाना है। किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 110% यानी कि 1.1। 1.1 यानी कि अब कितना हो जाएगा? अमाउंट 121 हो जाएगा। 2 साल के बाद जो अमाउंट है 121 हो जाएगा। समझ में आया? यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट समझाया था परसेंटेज में। याद है कि सबका चूरन खा गए। 2 साल के बाद अमाउंट है मेरे दोस्तों, 1 साल बाद क्या होगा? यानी कि अब आपका प्रिंसिपल 121 है। इस 121 को 10% बढ़ाना है। किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो वो 110% हो जाएगी या फिर 1.1 गुना हो जाएगी। 1.1 गुना करोगे, 121 को 1.1 से गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 121 को 1.1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 133.1। यानी कि थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो 133.1 है। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है, ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को वापस 10% बढ़ाना है। किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 110% यानी कि 1.1। तो 133.1 को 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 146.41 रुपीज हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये चौथे साल के एंड में अमाउंट है। समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे भाई जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आप जानते हो ना,
ब्याज की दर 10% है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ठीक है भाई, 110% का मतलब 1.1। रेहान कह रही 133 कैसे आया बेटा? 121 की 1.1 में गुणा करेंगे 133.1 आएगा। 133.1 को 10% बढ़ाना, किसी संख्या को 10% बढ़ाना या फिर 1.1 से गुणा करना, बात एक ही है। क्यों नहीं समझते? ये बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, 100 बार। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है ना, कोई नहीं है तो चलिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि आपको जीपी में नहीं दिखाई दे रहा, अगला जो टर्म है पिछले टर्म से 1.1 गुना होता जा रहा है। इसका मतलब अमाउंट जो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो होते हैं मेरे प्यारे भाई, वो जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों, और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कहां से आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होता है। बिल्कुल अरिस्टोक्रेट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है पी, आपने पी रुपए उधार लिए, ये एग्जांपल लिया मैंने 10% पर एनम पे। जैसे सपोज प्यारे बच्चे आपने पी रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी? ब्याज की दर है 14.7% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? 14.2% पर एनम। तो आप मुझे बताओ एक साल के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा? एक साल के बाद अमाउंट क्या होगा प्यारे बच्चे? जवाब दो। आपने पी रुपए उधार लिए, कितनी दर से? 14.2% की दर से उधार लिए। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ एक साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? अगर परसेंटेज आसान है तो भाई यही हो जाएगा ना 100 में ऐड करके। लेकिन अगर परसेंटेज टिपिकल होती है तो मैं आपको क्या सिखाता आ रहा हूं कि पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 14.2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। 1/7। किसी संख्या को 1/7 बढ़ाना है, 1/7 बढ़ाना है मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल का, किसी संख्या को 1/7 आप इंक्रीज करोगे तो प्रिंसिपल का 8/7 टाइम्स हो जाएगी। प्रिंसिपल का 8/7। समझ में आया कि नहीं? बोलो, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? आप बोलोगे सर 1 पैसे की, अबे 6 नहीं होगा, बढ़ाना है सिवान, इंक्रीज करना है। किसी संख्या को 1/7 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 1/7। यहां मैं लिख दे रहा हूं, किसी संख्या को x परसेंटेज बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 ± x परसेंटेज होता है, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। x% बढ़ाओगे या x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 ± x% होता है। प्रिंसिपल p है, ब्याज की दर कितनी? 1/7। तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल, प्रिंसिपल p है, p रुपए पर 1/7 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या इतना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 8/7। प्रिंसिपल कॉमन, 1 + 1/7, 8/7। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर। जिसको ये बात ना समझ में आ रही वो लेक्चर तुरंत बंद कर दे, तुरंत बंद कर दे, ताला लगा दे, दोबारा परसेंटेज का सक्सेसिव पढ़े। ठीक है ना? क्योंकि वो बिल्कुल गधा है, उसने बिल्कुल टाइम बर्बाद करा, कुछ पढ़ाई नहीं करी उसने। तो भाई ये एक साल के बाद अमाउंट है। अब इस सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, इस सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। बताओ एक साल के बाद क्या हो जाएगा? बताओ स्टूडेंट, एक साल के बाद क्या हो जाएगा अमाउंट? तो राजा फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो, उसकी नहीं कर सकते भाई। ब्याज की दर 14.2% है, इसको 1/7 और बढ़ाओगे, 1/7 इंक्रीज करोगे तो वापस से मेरे दोस्तों 8/7 से गुणा और हो जाएगी। तो अब आपका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल के 8/7 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है? बोलो कोई परेशानी? बहुत ही आसान चीज है।
14 सही 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 1/7। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8/7, यानी कि हर साल अमाउंट 8/7 से गुणा होते जाएगा, 8/7 से। क्लियर है? अगले साल क्या होगा, वापस से मेरे दोस्तों, अब ये है मेरे प्यारे भाई, ये आपका थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिलेगा, इस प्रिंसिपल पे 1/7 ब्याज मिलेगा। 1/7 इसको बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये जो है सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। 1/7 फिर से इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 8/7 का होल क्यूब। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि हर साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती जाएगी। समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 3 साल के बाद अमाउंट है। आगे फिर से करोगे तो फिर से 8/7 से गुणा, आगे फिर से करोगे फिर 8/7 से गुणा। ये मिक्सचर में भी मैंने बताया है। तो प्यारे बच्चे, आप जरा मुझे बताइए कि 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो क्या है। तो आपका जवाब होगा सर प्रिंसिपल इंटू 8/7 का होल क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। तो अगर मैं प्रिंसिपल को इधर ले आऊंगा तो 3 साल के बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 8/7 का होल क्यूब। इस बात से स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, इस बात से स्टूडेंट आपके दिमाग में कुछ समझ में आया कि यानी कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है और 3 साल बाद वो क्या अमाउंट बनेगा, 3 साल बाद अमाउंट से प्रिंसिपल का अगर आपको रेशियो निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि प्रिंसिपल है P, 4 साल बाद अमाउंट है ये, 4 साल बाद अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4। समझ में आया? मैं आपसे पूछता हूं कि प्रिंसिपल P है, 2 साल बाद अमाउंट A2 है, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 साल का गैप है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस और नो बताते जाइए। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। अमित, अगर आपको अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है बच्चों, तो जो साल में गैप है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर कर देनी है। जो साल में गैप है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर कर देनी है। राजा वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जैसे मैं आपसे थोड़ा इससे हटके एग्जांपल पूछ लेता हूं कि जैसे रेट जो है मेरे प्यारे भाई, रेट है 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम ब्याज की दर है। ठीक है ना प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और 3 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या है, ये करो। अगर आपने 12.5% पर एनम की दर से मेरे दोस्तों पैसा उधार लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल और 3 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा। वेरी गुड। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अगर 1/8 है, ये प्रिंसिपल है, 3 साल के बाद अमाउंट है, तो मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दीजिए, हर साल अमाउंट प्रिंसिपल का 9/8 गुना होगा।
अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। हर साल अमाउंट 9/8 गुना होता जाएगा पिछले का। तो 3 साल बाद क्या होगा? पावर 3 ये हो जाएगा। यानी कि 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब मेरे दोस्तों 729। ये रेशियो आ जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं? यानी कि अगर आप 512 रुपए, अगर आज आप 512 रुपए मुझसे उधार लेके चले जाओ ना 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 3 साल के बाद आपको मुझे 729 रुपए अमाउंट चुकाना होगा। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? ये अगर आज आप मुझसे 512 रुपए प्रिंसिपल उधार लेके जाते हो 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 3 साल के बाद जो है आपको मुझे 729 रुपए अमाउंट चुकाना होगा। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? यानी कि 512 उधार लेके जाओगे, 729 चुकाना होगा, तो बीच में गैप कितने का आया? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 217। 217 यूनिट गैप आया। ये 217 जो है मेरे प्यारे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि 512 रुपए पर 217 रुपए आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। बताइए स्टूडेंट्स, ये बात सभी को समझ में आ गई? रेट कैसे निकालेंगे? बोला रेट दिया जाएगा ना। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जिसको अब भी इसमें डाउट हो? श्वेता, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं आपके। सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। भाई इतनी डिटेल में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 100 मान के मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट समझा दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट, और मैंने आपको यह रेशियो समझा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो कैसे काम करता है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो गैप है वही इंटरेस्ट होता है। 5 ईयर का दे देगा तो पावर 5 करेंगे। देखिए रवि, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम 4 साल तक का सवाल आएगा स्टूडेंट्स। कितना? 4 साल तक का। कि 4 साल के बाद 5 साल, 6 साल, 7 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना तो बहुत कैलकुलेटिव और बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वो नहीं पूछा जाता। आपके एग्जाम में केवल 4 साल तक का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। हाँ, स्टडी ट्री मेथड भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है, सब अपने आप में बेस्ट हैं। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? अरे रुको, थोड़ा पेशेंस रखो भाई। आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया, कुछ नहीं, अभी शुरू हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मजाक है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात है, ये एग्जांपल क्लियर है सभी को। जितने बच्चों को ये बात समझ में आई है बोर्ड पे लिखी हुई है वो सब यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, यस यस लिखेंगे, यस लिखेंगे। अरे हाँ है ना, बोलो। सब बेस्ट है, वो डिपेंड करेगा सवाल के डाटा पे। हर तरीका अपने आप में बेस्ट है, डिपेंड करेगा प्यारे भाई क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में डाटा कैसा दिया है। चलेगा, चलो ये एग्जांपल सभी को समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं यही बात लेता हूं फिर से। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि आपने P रुपए उधार लिए, आपने प्यारे स्टूडेंट P रुपए उधार लिए। कितने की दर से उधार लिए? 14 सही 2/7% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिए, यानी कि 1/7। ठीक है दोस्तों, तो अमाउंट जो होगा हर साल प्रिंसिपल का 8/7 गुना करते जाएंगे। तो मैंने आपको रेशियो निकालना भी समझा दिया। चलिए अब मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं, बताओ 11 साल के बाद अमाउंट और 8 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे पूछने लगूं। 11 साल के बाद अमाउंट
और 8 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है। करो। आपने पी रुपए उधार लिए हैं बच्चों, पी रुपए उधार लिए, कितने की दर से? 14 से ही 2/7% की दर से उधार लिए हैं। तो आप मुझे बताइए कि 11 साल के बाद अमाउंट और 8 साल के बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा। करो। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, गलती कर रहे हैं। अगर आपने पी रुपए उधार लिए बच्चों, कितने रुपए उधार लिए? पी रुपए उधार लिए, ब्याज की दर है 1/7, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 8/7। 11 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 11 है भाई। 11 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 11। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आती है। इसी तरीके से अगर आपने पी रुपए उधार लिए, ब्याज की दर 1/7 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 8/7। 8 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप इनका रेशियो लोगे स्टूडेंट, जब आप इनका रेशियो लोगे, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसल आउट हो जाएगा। 8/7 की पावर 8 से यहां मेरे दोस्तों 8 पावर कट जाएगी, तो बचेगा क्या? यानी कि 11 साल के बाद अमाउंट और 8 साल के बाद अमाउंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? 8/7 का क्यूब। यानी कि प्यारे बच्चे आप समझे कि आप अमाउंट का भी रेशियो निकाल सकते हैं, आप अमाउंट्स का भी रेशियो निकाल सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। 11 साल बाद अमाउंट और 8 साल बाद अमाउंट का रेशियो निकालना है, तो साल में गैप कितने का है? 3 साल का। 11 - 8 में 3 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर मेरे दोस्तों क्या आएगा? 3 आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। आप रेशियो केवल प्रिंसिपल से नहीं, अमाउंट्स के बीच में भी रेशियो निकाल सकते हैं। 11 साल और 8 साल के बाद जो अमाउंट है उसका रेशियो क्या होगा भाई? साल में गैप कितने का है? 3 साल का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ऐसा क्यों हो पाया बच्चों? क्योंकि मेरे दोस्तों 8 साल के बाद जो अमाउंट है, 8 साल के बाद जो अमाउंट है, एक्चुअल में वो 9वें साल के लिए प्रिंसिपल है ना। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है एग्जाम्पल में 1/7। 8 साल के बाद जो अमाउंट है भाई वो 9वें साल के लिए प्रिंसिपल है, तो इसको 1/7 बढ़ाओगे तो क्या 8/7 नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों? फिर इसको 8/7, फिर 8/7, तो 11 साल बाद जो अमाउंट होगा है भाई, ये मेरे दोस्तों कितना है? 8 साल के बाद अमाउंट है भाई, मुझे निकालना है 11 साल के बाद। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 1 साल, 1 साल, 1 साल। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है मेरे दोस्तों? ब्याज की दर 12.5, ब्याज की दर जो है वो कितनी है? 14 से ही 2/7% लिए ना मैं एग्जाम्पल में, ठीक है, 1/7। तो मेरे दोस्तों 1 साल में 8/7 होगा, अगले साल में 8/7 होगा, अगले साल में 8/7 होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अमाउंट है वो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 8/7 का होल क्यूब हो गया कि नहीं? तो 11 साल के बाद जो अमाउंट है वो क्या हो गया? 8 साल के बाद का जो अमाउंट है उसका 8/7 का क्यूब हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों जितने मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितना गैप मेरे प्यारे भाई साल में आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी पावर हो जाएगी अमाउंट्स के रेशियो में। सभी को समझ में आ गया? किसी स्टूडेंट को अब इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो आप अमाउंट्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं। यस और नो? यस और नो, हां या ना करके बताइए।
पीयूष कह रहे हैं बेसिक से बताइए सर जी, ऊपर से नहीं। बेटा पीयूष, इससे बेसिक दुनिया की किसी किताब में नहीं है और इससे बेसिक होता ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो चुपचाप पढ़ो। तो क्या चाहते हैं, तो खून निकाल के दे दूं तुम्हें? चाहते क्या हो भाई? सब कुछ तो इतना क्लियर आपके सामने लिखा हुआ है। बताओ, मेरी ये बात समझाई कोई नहीं बताता आपको। गारंटी है पूरे भारत में चले जाओ, कोई आपको ये बात समझाए डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, अमाउंट्स के रेशियो में पावर 3 क्यों होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई, चलेगा। अब प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, क्लियर है? ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? अगर मेरे प्यारे भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे करेंगे? अगर आपको अमाउंट्स का रेशियो दिया है, मेरे प्यारे भाई अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है किसी सवाल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जैसे दोस्तों मैं आपसे सवाल ये कह देता हूं कि सवाल ये है कि किसी धनराशि पर किसी प्रिंसिपल पर मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा मेरी भावनाओं को, किसी प्रिंसिपल पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के बाद अमाउंट और 9 साल के बाद अमाउंट का जो रेशियो है वो 169:121 है। तो आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आधे लोगों के लिए बस बेसिक का मतलब है कि फॉर्मूला लिखवा दो, फॉर्मूला। मेरा सवाल है, किसी धनराशि पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के बाद अमाउंट और 9 साल के बाद अमाउंट का रेशियो 169:121 है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है बताइए ब्याज की दर क्या है? तो मेरे प्यारे भाई एक्चुअल में आपको क्या दे रखा है? एक्चुअल में आपको दे रखा है, हम ये कहना चाहते हैं, क्या दिया हुआ स्टूडेंट? सवाल में जो आपको ये दे रखा है कि 7 साल बाद अमाउंट और 9 साल बाद अमाउंट, तो ये क्या है स्टूडेंट? ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं दे रखा आपको इनडायरेक्टली, कि ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्यारे बच्चे। क्या है ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया? अगर परसेंटेज ढंग से पढ़ी होती तो इस सवाल को ओढ़ के करते, ओढ़ के। आपकी समस्या यह है कि आप परसेंटेज और रेशियो ढंग से नहीं पढ़े हैं। 10% बालक, 90% बालक तो बहुत मजे ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे? इसका अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट। ये 9 साल बाद अमाउंट और 7 साल बाद अमाउंट का रेशियो है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट ले लेंगे। 169 का अंडर रूट 13 और 121 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 11, 13/11। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक साइकिल का। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 13/11 है, नीतीश बताओ ब्याज की दर क्या होगी? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/11 तो ब्याज की दर कितनी होगी? 2/11। इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 से कितना एक्स्ट्रा है? 1 से 2/11 एक्स्ट्रा है, तो ब्याज की दर है जी 2/11। ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है। परसेंटेज में क्या होगा? 1/11 जो होता है वो अप्रोक्स 9.09% होता है, तो 2/11 कितना हो जाएगा? 18.18%।
बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं प्यारे भाई। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? सारी बातें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है, अमाउंट्स के बीच का रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको हमेशा 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे फोकस करना होता है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से। क्लियर है? फिर से मैं आपको समझाता हूं। आपने पी रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, पी रुपए, R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने पी रुपए उधार लिए, R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है ना? पी रुपए उधार लिए R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर ब्याज की दर R% है बच्चों, तो मुझे बताओ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर ब्याज की दर R% प्रति वर्ष है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? सबसे बोलो, अगर ब्याज की दर R% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस R%, 1 प्लस R%। जैसे एग्जांपल के लिए ब्याज की दर 30% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस 30%। 30% का मतलब होता है 0.3, 30% मतलब 0.3, यानी कि 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। समझ में आया? चलेगा, 100% को 1 ही कह सकते हैं। देखिए अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों R% की दर से, तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 1 साल के बाद तो ब्याज की दर पी है, 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा जी 1 प्लस R%। ये 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा A1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद अगले 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगले 1 साल के बाद, तो भाई ये मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। इसको वापस 1 प्लस R% से गुणा करेंगे, 1 प्लस R% से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। ये 2 साल के बाद अमाउंट है। समझ में आया बच्चों? अगर आपने पी रुपए उधार लिए हैं 1 साल के लिए R% पर एनम की दर से, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1 साल के बाद? प्रिंसिपल का 1 प्लस R% टाइम्स अगले 1 साल बाद। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, लेकिन ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को वापस 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा मेरे दोस्तों। 2 साल के बाद अमाउंट है, चलो एक बार और लिख देता हूं। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यार भी, अगले 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? अगले 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? अगले 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है, ये जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है।
इस प्रिंसिपल पर मेरे प्यारे भाई वापस 1+r% से गुणा होगी, यानी कि ये हो जाएगा 1+r% की पावर 3। आप बोलोगे हां जी सर, बात क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि जितने साल बाद अमाउंट निकाल रहे हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी पड़ रही है। इसी हिसाब से मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ n साल के बाद, यानी कि n साल के बाद अमाउंट क्या होगा, तो हर कोई बालक कह पाएगा सर p प्रिंसिपल पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+r% है, n साल के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा इसकी पावर n। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। सर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है ना, बस प्रिंसिपल ही तो चेंज होगा। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है देवल, ठीक है, बस प्रिंसिपल हर साल बदलता जा रहा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपने p रुपए उधार लिए हैं r% की दर से, तो n साल के बाद जो अमाउंट होगा वो अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r% की पावर n। अगर आपने p रुपए r% की जो है दर से उधार लिए हैं, तो आपका जो अमाउंट है n साल के बाद, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी प्रिंसिपल इंटू 1+r% की पावर n। यही आज तक आप तोते की तरह रटते आए हो, तोते की तरह। r% को हम ये भी r% का मतलब क्या? r/100। r% को हम r/100 भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम 1+r/100 भी तो कह सकते हैं, है भाई, पावर n। r% का मतलब क्या? परसेंटेज का मतलब 1/100, r% का मतलब r/100। बताओ, बचपन से आज तक तोते की तरह यही तो रटते आ रहे हो ये फॉर्मूला। अबे नीतीश, रेलवे वाले जो बालक हैं ये फॉर्मूला रटना चाह रहे हैं ना, कि सर ये फॉर्मूला रटवा दो, पढ़ना नहीं है कुछ भी। देखो, अलग तरीके से मैं स्टडी कराता हूं। लोग पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि रट लो, उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल दे दिए, सवाल शुरू। मैं कंसेप्ट बताता हूं कि कंसेप्ट ये है, फॉर्मूले का जन्म यहां से हुआ, और फॉर्मूला नहीं जानना है, फॉर्मूले के पीछे की कहानी आपको जाननी है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको सवालों में फॉर्मूला लगाना ही नहीं है किसी में। हमको जो लगाना है सवालों में वो रेशियो मेथड, ये फॉर्मूला कभी नहीं लगाऊंगा मैं, वो आप किताबों में लिखते रहिएगा। मैं तो आपको ये चीज सिखाऊंगा, ये रेशियो मेथड सिखाऊंगा। समझ में आया? मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं। अरे बोलो, ठीक है, हाँ या ना? तो मेरे दोस्तों, अगर आपने p रुपए उधार लिए r% की दर से, जो n साल के बाद अमाउंट होगा वो ये होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? हालांकि आपको पता होना चाहिए n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। n साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे दोस्तों? n साल के अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। ये मैं लिख रहा हूं n ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर n साल के बाद जो अमाउंट है उसमें से आप ये प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। और मेरे प्यारे भाई, हमने अमाउंट निकाला क्या? हमने अमाउंट निकाला प्रिंसिपल इंटू 1+r% की होल पावर n माइनस p। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई, आप यहां से p कॉमन ले लेंगे। जब p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1+r% की होल पावर n माइनस 1। ये n साल का मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप बोलोगे हां सर, इसको भी तोते की तरह रटते आ रहे हैं आज तक। क्या मतलब है? कहां लगेगा, क्यों लगेगा, कोई पता नहीं। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात सही है।
आशीष, आर परसेंटेज बढ़ाना किसी संख्या को मतलब 1 प्लस आर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। किसी संख्या को आर परसेंटेज बढ़ाना या फिर 1 प्लस आर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। समझ में आया? चलेगा मेरे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये बात अभी तक आपको क्लियर है। चलो ठीक है ना, यहां तक की बातें समझ में आई। अब मैं आगे जाना चाहता हूं, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जरूरी नहीं कि रेट हर साल इंटीजर में ही हो या रेट हर साल एक्चुअल वैल्यूज में ही हो। मैंने आपको एक बात समझाई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो। कहां तक गई ये बात? ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट है मेरे दोस्तों, वो जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट है मेरे दोस्तों, वो जीपी में होते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके पास ना बैंक वाले आते होंगे, है ना, बहुत सारे, कि सर एफडी कर दो, इंश्योरेंस पे पैसा लगा दो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। मेरे प्यारे भाई, कोई बैंक वाला आपसे बोलता है कि आप हमारे बैंक में 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। तो मेरे दोस्तों इस बात को बताइए कि 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपके पैसे को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। बोलते हैं ना बैंक वाले, सर आप हमारे बैंक में 50 लाख की एफडी कर दो, 10 साल के लिए भूल जाओ, 10 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। तो ये एक टाइप का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप ₹P इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल में वो दुगना बना देंगे, 2P। 10 साल में वो डबल कर देंगे, 2P। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे जो कहानी चल रही है, कहानी ये चल रही है कि हर 10 साल में जो है आपका पैसा वो डबल हो रहा है, डबल। ₹P इन्वेस्ट करेंगे तो 2P हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा दिया जा रहा है कि हर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। तो आप मुझे बताओ अगले 10 साल में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगले 10 साल में क्या होगा? अगले 10 साल में ₹P क्या बन जाएंगे? बोलो। अगर आपने ₹P इन्वेस्ट करे हैं, एक बैंक वाला आता है मेरे दोस्तों कि भाई साहब कि हम 10 साल में मेरे प्यारे भाई आपका पैसा दुगना कर देंगे, तो ₹P है, कितना हो जाएगा? 2P। तो अगले 10 साल में क्या होगा? अगले 10 साल में भी मेरे दोस्तों दुगना हो जाएगा, यानी कि ₹4P हो जाएगा, ₹4P। ठीक है ना? अगले 10 साल में क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो अगले 10 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किसी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल मेरे प्यारे भाई, हर 10 साल में पैसा दुगना होता जा रहा है। अगले 10 साल में फिर से दुगना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 8P हो जाएगा। ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है? कोई बच्चा कहेगा सर ये तो आप ये कह रहे हो हर 10 साल में दुगना हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पैसा 10 साल में दुगना हो रहा है, यानी कि 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2, 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है। अगर मैं आपसे कहूं 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, तो 1 साल का, ये 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो 2 की पावर 1/10, 1/10वां रूट लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपसे कहता हूं 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 10th रूट लिया जाएगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 2 की पावर 1/10, यानी कि हर 1 साल में जो आपका पैसा है इतने गुना हो रहा है। मतलब अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करोगे, अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करोगे मेरे दोस्तों, तो 1 साल के बाद मेरे प्यारे भाई, अभी 1 साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा। अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल के बाद पैसा इतना हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा जी इतना।
2 की पावर 1/10 -1, ये ब्याज मिलेगा, इसमें से घटाएंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल, कितने रुपए पर, 1 रुपए पर, परसेंटेज में कितना ब्याज इंटू 100%, तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मेरे दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह साइकिल जाननी होती है कि जो बैंक आपके साथ खेल कर रहा है वो कर क्या रहा है। हर 10 साल में आपका बैंक दुगना कर रहा है पैसा। तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्तों ये है, लेकिन इसकी सवाल के सॉल्यूशन में कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन में बस इस बात की जरूरत पड़ेगी कि हर 10 साल में पैसा डबल करते जाना है। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। मेरे दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपने मेरे प्यारे में एक बात समझिएगा, 10 साल में दुगना हो रहा है, तो 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है। 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 10th रूट ले लोगे, पावर 1/10। 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1/10 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि अगर आज आप 2 की पावर 1/10 को ऐसे लिख सकते हो ना, बटा 1 करके, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 2 की पावर 1/10 हो जाएगा। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद इतना हो जाएगा। तो ब्याज क्या होगा मेरे दोस्तों? 2 की पावर 1/10 -1 और बटे 1 इंटू 100%। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको पीछे की कहानी समझा दी, ठीक है ना। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि आपने किसी बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करे, कितने रुपए? किसी बैंक में आपने पी रुपए इन्वेस्ट करे, पी रुपए, और बैंक ऐसा है जो 8 साल में मेरे दोस्तों आपका पैसा 64/25 गुना कर दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, मेरे सवाल को, मेरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे मैं रेशियो से बड़े बड़े सवाल कराऊंगा रादर देन लंबा लंबा फॉर्मूला लगाने के। आपने किसी बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करा, बैंक वाले कह रहे भाई साहब पी रुपए लगाओ बैंक में, 8 साल बाद 64/25 गुना ले लेना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यार भी, 4 साल बाद कितना हो जाएगा इसके? 4 साल बाद क्या होगा? करो। ये सवाल है। यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू ओनली नो दिस कि 8 साल में आपका पैसा, आपको बस इतनी जानकारी की जरूरत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस हिसाब से है कि 8 साल में मेरे दोस्तों आपका जो पैसा है मेरे प्यारे भाई, वो 64/25 गुना हो जा रहा है। हर 8 साल में आपका पैसा 64/25 गुना हो जा रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 64/25 गुना। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है बच्चों, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 4 साल का। तो आपका अगर 8 साल का ये है, 4 साल का निकालना है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 64/25 है, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। 64/25 का अंडर रूट 8/5। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 64/25 है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट हो जाएगा मेरे दोस्तों 8/5 गुना। समझ में आया? यानी कि हर 4 साल में आपका पैसा 8/5 गुना हो रहा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा? 64/25 का भी 8/5 गुना करोगे मेरे प्यारे भी, तो 64 512, 25 पंजे 125, 512/125 पी हो जाएगा आपके खाते में। अब परसेंटेज पढ़िए हो रही। अरे 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 64/25 है, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम टाइम पीरियड में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम टाइम पीरियड में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, है भाई,
एग्जाम्पल की अब कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। ये बात समझ में आ गई? अरे 8 साल का आधा होता है ना 4 साल, तो टाइम आधा हो रहा है तो ये क्या होगा, अंडर रूट होगा। टाइम बटे 3 करोगे तो क्यूब रूट करोगे, टाइम बटे 4 करोगे तो फोर्थ रूट करोगे। है भाई, मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि जैसे आपने पी रुपए इन्वेस्ट करा, पी रुपए, तो मेरे दोस्तों ये बताओ, पी रुपए, मेरे दोस्त एक बात बताइए, आपने पी रुपए इन्वेस्ट करा 15 साल के लिए, और 15 साल के लिए पी रुपए जो है आपका 27/8 हो गया। आपने किसी बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करा, कितने, 15 साल के लिए, और ये पी रुपए 27/8 हो गया। तो आप मुझे बताओ ये पी रुपए 5 साल में कितना हुआ होगा, अगले 5 साल में कितना हुआ होगा, अगले 5 साल में कितना हुआ होगा। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपने किसी बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट करा, 15 साल में वो 27/8 पी हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों 15 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 27/8। 15 साल में आपका पैसा, 15 साल में आपका पैसा 27/8 गुना हो रहा है, तो 5 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा। 15 साल का 1/3 है 5 साल, तो इसका क्यूब रूट 27/8 का क्यूब रूट है 3/2। हर 5 साल में 3/2 गुना होगा, अगले 5 साल में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। हर 5 साल में 3/2 गुना होगा, हर 5 साल में आपका पैसा 3/2 गुना, अगले 5 साल में 3/2 गुना, अगले 5 साल में 3/2 गुना, तभी तो जाके 27/8 गुना आएगा। बात समझ में आई? पी रुपए का 5 साल में 3/2 गुना हुआ, फिर इसका 3/2 गुना 9/4, फिर इसका 3/2 गुना 27/8। समझ में आया? तो 15 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 27/8 है, आपको 5 साल का निकालना, समय कितना हो रहा है 1/3, तो आप इसका क्यूब रूट ले लेंगे। हर 5 साल में पैसा 3/2 गुना करोगे, हर 5 साल में 3/2 गुना करोगे, तब जाके मेरे दोस्तों आपका पैसा 15 साल में 27/8 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। (512/125), 64/25 की 8/5 में गुणा करेंगे, 64/512, 25 पंजे 125 नहीं हो जाएगा? अरे कंसेप्ट क्लियर है? अरे ऋतिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें 4 इयर्स का नहीं निकाला जा सकता ना। देखिए मल्टीपल में ही निकालोगे, ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे 8 साल की कहानी दे रखी है तो आपसे 7 साल का पूछने लगे, 6 साल का पूछने लगे। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, आपने 4 साल का इजीली निकालिए, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा वो 4 साल के मल्टीपल में पूछा जाएगा। 12 साल का, 16 साल का, 20 साल का, ऐसा नहीं कि आपसे 23 साल का पूछने लगेगा, वो अंडर रूट वगैरह में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है पूछना। ठीक है जी। चलो दोस्त, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब हम कहानी समझते हैं। लास्ट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों कंपाउंडिंग का मतलब। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कितने बच्चे जानते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? प्यार से समझने की कोशिश करेगा कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अरे डिक्रीज क्यों होगा धर्मेंद्र, पागल हो क्या? व्हाट इज द मतलब ऑफ कंपाउंडिंग? प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। देखिए जब भी आप कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लेते हैं,
जब भी कोई आप पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लेते हैं तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई एक टाइम पीरियड पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। एक टाइम पीरियड, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 1 दिन भी हो सकता है, कि भाई इस टाइम पीरियड में जो भी ब्याज बनेगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि पैसा उधार देने या लेने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड ले लेते हैं कि सर्टेन टाइम पीरियड में जो भी ब्याज बनेगा उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के जो है हम लोग नया प्रिंसिपल बनाएंगे। उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के हम लोग नया प्रिंसिपल बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे भाई मेरे दोस्तों, आप ना कुछ पैसा उधार लेके आते हो 40% पर एनम की दर पे। आप कुछ पैसा उधार लेके आते हो मेरे दोस्तों 40% प्रति वर्ष की दर पे। कितने की दर पे? 40% पर एनम की दर से आप कुछ पैसा उधार लेके आते हो। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। तो पहला है मेरे दोस्तों कि 1 साल में कंपाउंड हो रहा है। 1 साल में कंपाउंड। तो 1 साल में कंपाउंड होने का क्या मतलब है? 1 साल में कंपाउंड होने का मतलब यह है कि भाई अगर आज आपने 100 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर 40% है, 40%। तो अगर आपने 100 रुपए उधार लिए तो 1 साल के बाद जो है वो 140 रुपए अमाउंट बन जाएगा। ये मतलब है। बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने 6 महीने के कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ले, 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है 6 मंथ। 6 मंथ को हम कहते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि क्यों होता है ऐसा। देखिएगा, जब भी हम पैसा उधार देते हैं तो पहले ही डिसाइड हो जाता है भाई कि इस टाइम पीरियड में जो भी ब्याज बनेगा हम उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों हाफ ईयरली, ठीक है ना? 1 साल के लिए पैसा उधार लिया है, सॉरी हाफ ईयरली जो है कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा, हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको आप जब एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, जब आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना देंगे। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब यह है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। जैसे, यानी कि मेरे दोस्तों, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए, मैं 1 साल का टाइम पीरियड मान लेता हूं कि आप 1 साल के लिए पैसा उधार ले रहे हो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए पैसा उधार ले रहे हो, 1 ईयर के लिए। समझने की कोशिश करेगा। तो जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए उधार लिए, 1 साल के लिए। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो प्यारे भाई, पैसा आपने 1 साल के लिए उधार लिया है, लेकिन क्या हुआ? हर 6 महीने में ही जो ब्याज बन रहा है उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दे रहे हैं। आपने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया, लेकिन आप जो कंपाउंडिंग कर रहे हो 6-6 महीने में कर रहे हो। जो आप कंपाउंडिंग कर रहे हो वो 6-6 महीने में कर रहे हो। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ब्याज की जो दर है वो 1 साल में 40% है। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें ब्याज की दर कितनी है? 40%। अगर ब्याज 1 साल में 40% है बच्चों, तो ब्याज 6 महीने में कितना लगना चाहिए? 20%। और अगले 6 महीने में ब्याज कितना लगना चाहिए? 20%। बात समझे कि नहीं? अगर ब्याज 1 साल में ब्याज की जो दर है 40% पर एनम है, 40% वार्षिक ब्याज 40% है, तो 6 महीने में ब्याज कितना होना चाहिए? 20%। अगले 6 महीने में 20%। आप बोलोगे जी सर। यानी कि दोस्त, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं, 100 रुपए, हिंदी में हम इसको छमाही भी कहते हैं। अगर आपने 100 रुपए बच्चों उधार लिए हैं, 100 रुपए, तो 6 महीने, 1 साल का ब्याज है 40% पर एनम, 6 महीने का ब्याज आधा हो जाएगा, टाइम आधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा, 6 महीने का ब्याज होगा 20%। तो 100 रुपए पर 6 महीने में 20% ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा।
यानी कि मेरे दोस्तों 6 महीने के बाद अमाउंट 120 है। तो जो 6 महीने के बाद अमाउंट है, ये अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि जो कहानी आप एक एक साल में कर रहे थे, वो कहानी अब हर 6 महीने पे की जाएगी। 6 महीने के बाद जो अमाउंट है, वो अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल है। ये मतलब है छमाही कंपाउंड का मतलब। यानी कि मेरे दोस्तों 100 रुपए का 20% 120। अब यहां पे 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए ब्याज। अब 120 रुपए का 20% कितना होता है? 24 रुपए ब्याज। तो 120 पे 24 करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 144। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 100 रुपए का उधार 140 बनेगा, लेकिन जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 100 रुपए का उधार 144 बन जाएगा। वो कि जो कहानी पहले एक साल में ब्याज ऐड हो रहा था, वो अब ब्याज हर 6 महीने में ही ऐड हो रहा है। तो जितना समय कम करोगे ब्याज, जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे ब्याज उतना ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज जो है मेरे प्यारे भाई, वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 1/4 कितना होता है? 3 महीने। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं तिमाही। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसे? तिमाही। ठीक है भाई। अरे बेटा 120, 100 रुपए आपने उधार लिए थे, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, 1 साल के लिए उधार लिया। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। तो हर 6 महीने में ही जो ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। तो 1 साल में 40% ब्याज है, तो 6 महीने में 20% होगा। तो 100 रुपए का 20%, 20 रुपए ब्याज होता है, 120 हो जाएगा। अब ये आपका प्रिंसिपल है 120। 120 का 20% 24 होता है, 144 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे। क्वार्टरली कंपाउंड का क्या मतलब है? आपने 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने, तिमाही। यानी कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं ब्याज 1 साल का 40% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, 12 महीने का ब्याज 40% है, तो 6 महीने का ब्याज 20% लगना चाहिए। अरे भाई बोलो तो सही। 12 महीने का ब्याज 40% है, तो 6 महीने का 20% लगना चाहिए, 3 महीने का 10% लगना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पैसा आपने 1 साल के लिए उधार लिया है, लेकिन आप 3 महीने में ही कंपाउंड कर रहे हो। 3 महीने में ही आप जो है 3 महीने में ही कंपाउंड कर रहे हो। आप बोलोगे हां जी सर समझ गया, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि हर 3 महीने में मेरे प्यारे भाई जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ब्याज 12 महीने में 40% है, तो ब्याज 3 महीने में 10% होना चाहिए। हर 3 महीने में 10% ब्याज लगना चाहिए। हर 3 महीने में 10% ब्याज लगना चाहिए। तो जो कहानी आप 1 साल में कर रहे थे, सेम वही कहानी आपको अब 3 महीने में करनी है। आपने 100 रुपए उधार लिए, 3 महीने में 10% ब्याज लगेगा 10 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। अगले 3 महीने में 10% ब्याज लगेगा 11, तो 110 पे मेरे दोस्तों 11 ब्याज लगेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 121। 121 का 10%, अगले 3 महीने में 10% ब्याज लगेगा, 121 का 10% 12.1, अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1। अगले 3 महीने में फिर 10% ब्याज लगेगा, 133.1 पे 10% ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 146.41 रुपीस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपको फर्क समझ में आया? यानी कि आप जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे, जितना जल्दी जल्दी ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाओगे, ब्याज उतना ज्यादा देना होगा। जब आप एनुअली कंपाउंड कर रहे थे
तो एक साल में केवल 40% ब्याज देना पड़ा। लेकिन जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे थे तो आपको 44% ब्याज देना पड़ा सेम पैसे पर। जब आप 3 महीने में कंपाउंड कर रहे थे 3 महीने में, तो आपको 100 रुपए पर ही 46.41% ब्याज देना पड़ा, 46.41% ब्याज देना पड़ा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप 3 महीने के बजाय 1 महीने में कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज देना होगा, 15 दिन में ही कंपाउंड करोगे और ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ये बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें एकदम पूर्ण रूप से सुनिश्चित रूप से क्लियर है। जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करेंगे पैसा उतना, कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो भी टाइम पीरियड आपको दिया है ना, उस टाइम पीरियड में लगने वाला, उस टाइम पीरियड में जो भी ब्याज जनरेट होगा वही अमाउंट में ऐड होकर नया प्रिंसिपल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो मेरे प्यार भाई, मैंने अगर आपको x% और y% का सक्सेसिव इंक्रीज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये फॉर्मूला है। परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया था। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला है। x और y का सक्सेसिव इंक्रीज कितना होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है, केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, ब्याज की दर 40% है तो एक साल में 40% ब्याज लगेगा। लेकिन जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। आपने पैसा उधार लिया है 1 साल के लिए। दोस्त, अगर आपने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया है, 1 साल के लिए, अगर आपने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया है तो ब्याज हर 6 महीने में, सॉरी, अगर आपने 6 महीने आपने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा, हर 6 महीने में ही ब्याज को अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा, यानी कि हर 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा। ब्याज 40% पर एनम है, 1 साल का 40%, तो ब्याज 6 महीने का कितना होगा? 20%। ब्याज अगले 6 महीने का कितना होगा? 20%। तो यानी कि ब्याज टोटल होगा कितना? 6 महीने में ही सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा, 20 और 20 का सक्सेसिव। 20 और 20 का सक्सेसिव मेरे दोस्तों 44% ही तो होता है। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। 44%। क्लियर है? आपने पैसा 1 साल के उधार दिया है लेकिन हर 3 महीने में ही कंपाउंड कर रहे हो। 3 महीने में कंपाउंड करने का मतलब मेरे प्यारे भाई, 3 महीने में ही सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा, 3 महीने में ही। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। 3 महीने में ही जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ब्याज 1 साल का 40% है, ब्याज 3 महीने का 10%, 3 महीने का 10%, 3 महीने का 10%, 3 महीने का 10% सक्सेसिव। तो सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? 2-2 का कंबाइंड करके। पहले 10-10 का सक्सेसिव 21% आ जाएगा, 10-10 का सक्सेसिव 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। अब मेरे प्यारे में 21 और इस 10 का सक्सेसिव, 21 और 10 का सक्सेसिव आएगा 33.1। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10/100। अब ये हो गया। अब 33.1 और 10 का सक्सेसिव, 33.1 और 10 का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई कितना आ जाए? 33.1 गुणा 10/100। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना? ये गुणा 10/100 होगा तो ये आ जाएगा 46.41%। समझ में आया कि यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला भी लगता है मेरे दोस्तों। अगर आप 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। आप 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। आप 5 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, हर 5 महीने में सक्सेसिव होगा। आप 7 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, 7 महीने में सक्सेसिव होगा। आप 10 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, 10 महीने में सक्सेसिव होगा। ठीक है ना? बस ध्यान इस बात का रखना है
कि मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पर एनम ही दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पर एनम ही दिया जाएगा, प्रति वर्ष, पर एनम प्रति वर्ष। अगर आप 6 महीने में कंपाउंड करें तो 6 महीने का लेना है, पर एनम 40 है तो 6 महीने का 20 है, 3 महीने का कर रहे हैं तो आपको 10% लेना है, ठीक है ना। जो आपका टाइम पीरियड है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी टाइम पीरियड का लेना है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो तो आज इतना ही, बाकी कल